जिसके पैसे देने होते हैं ना, तो इंसान के हमेशा दिल में हौंका रहता है कि अब वो मांगने आ जाएगा। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि IMF वगैरह के तो पैसे देने ही हैं। ये जो बिजली पैदावार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, इनको क्या कहते हैं, IPPs, इनके भी पैसे देने हैं। अब अपन के पास हैं नहीं तो हम इनको छेड़ रहे हैं, अब हमें छेड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखें, जिसके भी आप भी पैसे देने आप टाइम से दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर बात है उन्होंने भी हाथों में चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, वो भी फिर आपको छेड़ेंगे, तंग करेंगे। सही है, तो अब आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उनकी पेमेंट करेंगे तो गल्ला खाली है। अब पैसे हैं नहीं हमारे पास, ना इनको देने के लिए ना IMF को देने के लिए। तो मैंने तो कल चिंटू से कहकर एक अच्छा सा गधा खरीदवा लिया। मैंने कहा अगर मसला हो गया है ना, तो ये है कि इसको गाड़ी के आगे बांध के चला लेंगे। सही है। जहां तक बात रही बिजली की, तो अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैंने ये सोचा कि सर्दियां तो हैं, तो कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये कि गर्मियों में क्या होगा, ये सोच सोच के परेशानी होती है। अच्छा, देयर इज नो एस्केप। पीपल थिंक देयर इज एन एस्केप। ज्यादातर लोग, पहले ये जो लोग मुझे पहले बुरा भला कहते थे ना, कहते थे अली नासिर ऐसी सख्त बातें करता है, ये मुहिब वतन नहीं है, ये गद्दार वतन है, अल्लाह माफ करे। तो आज वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं, अली भाई वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कैसे मिलेगी, वो कनाडा कैसे जाया जा सकता है, हम अगर पुर्तगाल या स्पेन भाग जाएं हैं डंकी में तो कैसा रहेगा। तो ये बेसिकली ये सारा कुछ जो है ये इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि नाकिस प्लानिंग आज की नहीं कितने सालों के। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्या वो वजीर ख़जाना है, वजीर आज़म है, माजी की हुकूमत है, कौन है? ये 25 करोड़ अवाम, ये वाले दिखाओ, सारे दिखाओ। ये जो सड़कों पे खड़े हुए हैं, ये जो बेवजह वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं, कल कौन आए, ये सब जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने बताया कि भाई बट्टा बैठ जाएगा, अपने मुल्क को ठीक कर लो, लेकिन उनका नहीं, हम तो नहीं करते। अब प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। IMF ने अपनी विश लिस्ट दे दी है, बिल्कुल जैसे लड़के वाले शादी से 2 दिन पहले जहेज की लिस्ट दे देते हैं, ये लेकर आओ। अब उन्होंने दे दी जहेज की लिस्ट, अब उसमें इतने सारे आइटम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब हम परेशान, यार हम क्या करें? ताजिर सनतकार उनके साथ बिगाड़ लें या फिर IMF की मान लें। वो कह रहे हैं भाई यह शादी नहीं हो सकती जब तक के जहेज के आइटम पूरे ना करें। अब हम IMF के सारे आइटम पूरे करने में लग गए। चल भाई तू भाग, तू ये लेकर आ, वो जा भाई ये करके आ। अब सारे आइटम आप पूरे भी कर लोगे, कौन सी गारंटी है कि लड़के वाले उस दिन खैर एनीवे, ये मामलात अब IMF के पास जाके अटक गए। जितने कल तक मुहिब वतन एब्सोल्युटली नॉट वाले इकोनॉमिस्ट थे, आज वो कह रहे हैं देखो IMF की बात माननी पड़ेगी। पहले मान लेते। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब जुबैर बावेजा साहब, नायब सदर PCCI हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जुबैर बावेजा साहब, अब इतनी सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई हैं, बात कुछ ऐसी है कि एक तरफ एनर्जी क्राइसिस है जो कि एक रियलिटी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एलसीयाँ खुल नहीं रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी फहरिस्त के ऊपर आपके साथ किस तरह से बात करूं। मैं चाहूँगा आप अपने मर्जी से इंतखाब करके इन मौज़ूआत में से किसी एक से शुरू करें। जी जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपने खुद माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ब्रीफ दे दिया है और पूरी सिचुएशन को आपने इतने अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। बाकी हालात सबके सामने हैं इस वक्त, मुल्क का क्या हाल है, सियासी हालात, कारोबारी हालात, हर चीज़ का बेहंगम निज़ाम मचा हुआ है। कल पॉलिसी रेट भी बढ़ा दिया इन्होंने, इंटरेस्ट बढ़ गया, कारोबार वैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पहले हमारी बंद हो चुकी हैं। जो इंपोर्ट का मसला है, LC सारी रुकी हुई है, कंटेनर वहाँ पड़े हुए हैं, इंपोर्ट वाला परेशान है, एक्सपोर्ट वाला परेशान है, रिटेल वाला परेशान है, इंडस्ट्री वाला परेशान है। अब ये कहाँ पे जाके गाड़ी रुकेगी, इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, इसके पीछे क्या क्या महरक़ात हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? देखें, इस वक्त जो इकनॉमिकल क्राइसिस है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है,
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैनेजमेंट क्यों नहीं की जा रही, ये बात बहुत बड़ी सवालियत तलब है कि ये मैनेजमेंट क्यों नहीं की जा रही और ये कब तक चलेगा इस तरीके से। मैं तो समझता हूँ कि हमें और श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट जो सिचुएशन हुई थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं रह गई। अगर फौरी तौर पर कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लिए जाएंगे तो अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, वो हम शायद वो दिन ना देखने के हम भी डिफ़ॉल्ट कर जाएं और वो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो 25 करोड़ लोगों का रोज़गार, 25 करोड़ लोगों की पूरी ज़िंदगी यहाँ से वाबस्ता है। तो मेरे तो जब भी किसी से मुलाकात होती है या जब भी आप भी बुलाते हैं, मेरा हमेशा ये होता है कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी हमारे इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं, उनको फौरी तौर पे अपने तमाम तफरीक को बालाताक रखते हुए, अपने तमाम चीज़ों को बालाताक रखते हुए फौरी तौर पे मुल्क के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जिनसे ये हालात बेहतर हों। इस वक्त रोटी 50 रुपए की हो गई है, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, दालें पड़ी हुई हैं वहाँ पे कंटेनर के अंदर, दालों का मसला आ जाएगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। किस चीज़ को देखें आप, किस चीज़ को रहें, हर चीज़ का बुरा हाल हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक लुकमा आपको देता हूँ। अभी जो बैनुल अक़वामी मंजरनामे के अंदर जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि माजी में, अब सही है गलत है ये आप अपने हिसाब से बताइएगा, हम अगर लेवरेज करें अपनी पोजीशन को और जो लेवांट है या सऊदी अरेबिया है या और जो इस तरह के मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनको हम डिफेंस कैपेबिलिटी दें और हम उनके साथ मरासिम भी मजबूत करें और बूट्स ऑन ग्राउंड भी दे दें, थोड़ा सेंसिटिव मसला है, तो पैसे मिल जाएंगे। अब उनसे डिस्कशन हो गई है, खाली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एंड सेकेंडली देयर विल बी फॉल आउट, कोई ना कोई फॉल आउट ज़रूर होगा पाकिस्तान के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई हमारी इमीडिएट नीड है इस वक्त, तो अगर पैसे ना मिले तो सिस्टम नहीं चल सकता, कंप्रोमाइज़ कर लें, क्या कहते हैं आप? सर देखें, ये तो जो भी साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो बेहतर समझेंगे कि वो किस तरीके से मुल्क के मामलात को लेके चलें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। अगर इस वक्त डॉलर का मसला है या रुपये का मसला है, सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। हम जो रवायती जो हमारे जिनसे हमारी ट्रेडिंग होती है, हम उनको छोड़ के इतराफ़ के जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, हम उनकी तरफ जा सकते हैं। बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई केमिकल चाहिए तो हम उसकी कोई ट्रेडिंग साथ कर सकते हैं। तो दे आर सो मैनी थिंग्स। इसके अलावा जो इस वक्त डॉलर का एक बहुत बड़ा जो एक इंखला हो रहा है, जो डिफरेंट चैनल्स की वजह से जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है ताकि वो न सिर्फ डॉलर्स बल्कि जो जितनी भी दूसरी करेंसीज़ हैं, तो कल भी मैं कहीं बैठा हुआ था तो बात यही हो रही थी कि जो छोटी करेंसीज़ हैं उन तक जो है वो स्मगलिंग हो रही है बाहर। तो अगर ये चीज़ें काबू में आ जाती हैं, इन चीज़ों को रोक लिया जाता है और थोड़ा सा हम अपना मोड ऑफ ट्रेडिंग को अगर चेंज करते हैं, मैं समझता हूँ बार्टर सिस्टम इस वक्त बहुत अच्छा है। अगर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो इससे हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इशू और चैलेंज ये है कि जिन ममालिक के साथ हम बार्टर कर सकते हैं उनके साथ हमने ट्रेड रिलेशन बनाए ही नहीं। उसमें बहुत सारे ममालिक, आपको पता होगा, CIS स्टेट्स, और फिर उसके अलावा हमारे नेबरहुड में ममालिक हैं लेकिन वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इंडिया के साथ सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ताल्लुकात, झगड़ा लड़ाई अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। तो मेरा एक उस्ताद कहता था बिजनेस इज़ बिजनेस, कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी। तो दोस्ती अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है। मैं ये कहता हूँ अगर दोस्ती नहीं भी है तो इंडिया के साथ कारोबार तो किया जा सकता है। एटलीस्ट इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है, वी कैन कम आउट ऑफ इट, मेरा ऐसा ख्याल है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं बिल्कुल नासिर भाई। बात यह है कि बिजनेस कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी। हमको अपनी तिजारत को इन चीज़ों से बालाताक रखना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों से। हमारे इतराफ़ में अगर हम अपने इतराफ़ के लोगों से तिजारत करेंगे तो ना सिर्फ हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम कंज्यूम होगा, हमारी जो प्रोडक्टिव जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो हमको इन एवेन्यूज़ पे ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये बात हमेशा से हो रही है कि सियासी मामलात को अलग रखे जाएँ और ट्रेड के मामलात को अलग रखे जाएँ। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया इम्पोर्ट कर ले चीज़ों को, हमारे साथ फिर वो बार्टर कर ले। इस तरह से ये कि हमारे डॉलर भी कंजर्व हो जाएंगे। मैं आइडिया दे रहा हूं, देखो, पर यह है कि जाहिर बात है इस पे शहबाज शरीफ साहब भी वर्क कर रहे होंगे। वो तो चाहते हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। नाजरीन, कई दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंग्रेज़ों को जो चीज़ चाहिए, अरब लोगों को भी जो चीज़ चाहिए, फार ईस्ट के लोगों को भी जो चीज़ चाहिए,
वो सैंडी बीचेस हैं, हॉट वेदर है, ये जिसकी हम बेकदरी करते हैं ना, ये सूरज, ये वो है। मैं पहली दफ़ा लंदन गया ना, तो मैं हाइड पार्क गया, तो मैं क्या देखता हूँ गर्मियों में, ज़ुबैर बावेजा साहब, लोग पलटे पड़े हैं, नीम बरहना, कहना तो नहीं चाहिए टीवी पर। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये सन बेदिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये सन बेदिंग क्या होती है? सूरज की किरणों में नहा रहे हैं, देखो। और हम कैसे बेकदरे, हमको ये पता ही नहीं। तो साहब ज़ुबैर बावेजा साहब, ये दूसरी डेस्टिनेशंस को हम मार्केट कर रहे हैं, योर एक्चुअल डेस्टिनेशन इज़ कराची। आई एम टेलिंग यू, फॉर शॉपिंग। इनको पसंद है, मॉडर्न टूरिस्ट को शॉपिंग पसंद, कल्चर पसंद, कलरनी डिलाइट्स पसंद, बीचेस पसंद, तो और रेस्टोरेंट्स पसंद, ईटिंग आउट पसंद। तो आप बताएं सर, कराची पे फोकस क्यों नहीं है? जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है नासिर भाई कि कराची पे फोकस क्यों नहीं है। कराची अगर आप आज से 30 साल 25 साल पहले चले जाएं, 80s में, इवन मिड 90s तक भी, तो एक बड़ा थ्रिलिंग सिटी होता था, रोशनी का शहर कहलाता था, मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स थे, टूरिज़म होती, सब कुछ था। लेकिन 25-30 सालों में क्या हुआ, अब वो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो कराची को बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया है। और आपने बिल्कुल सही बोला, कराची के अंदर हर चीज़ मौजूद है। मतलब यहाँ से अगर आप सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वो UNO की जो है डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट हमारे पास मकली की सूरत में मौजूद आती है। उससे आगे आप चले जाएं तो आपके पास केटी बंदर के अंदर बड़े ज़बरदस्त मैंग्रोव की पूरी वहाँ पे आपके फॉरेस्ट हैं, वहाँ ज़बरदस्त आपकी जो है वो पूरी एक पूरी पिकनिक एक आउटिंग बनती है। फिर आप इस तरफ आ जाइए, अगर अपने कोयटा की तरफ अगर आप जाएं, जो आपके ये गवादर है, तकरीबन 700 किलोमीटर की कोस्टल हमारे पास लाइन है, रोड है, जो कि खूबसूरत बीचेस, लगून्स पे मुश्तमिल है। तो दे आर सो मच टू डू, बहुत कुछ हो सकता है। फिर यहीं पे बहुत दफ़ा जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, हमारे पास 2 आइलैंड हैं बिल्कुल कराची के साथ, जिनको वो बंदर आइलैंड और वो बंडल आइलैंड कहा जाता है। हर हुकूमत आती है, उस पर कुछ ना कोई अपना प्रोग्राम बनाने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पे कुछ इसको एंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ प्रमोट करें। लेकिन यहाँ पे एक जगह के ऊपर इतने अदारों का इन्फ्लुएंस है कि पता ही नहीं चलता कि किस अदारे के पास जाना है, कौन उसको ओन करता है, कौन उसको करेगा। और वो चीज़ें सिर्फ फाइलों में होके, बातों में होके, मीटिंग्स में होके ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि कराची को कोई ओन करे, कराची का कोई एक प्रॉपर लीडरशिप सामने आए, जो कि ना सिर्फ इसकी सरगर्मियों को बहाल करे, इसकी कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करे, इसकी टूरिज़म को बहाल करे, कि जिससे 2.5 करोड़, कम से कम 2.5 करोड़ लोग कराची के अंदर रहते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में किसी भी शख्स ने पूरा कराची नहीं देखा होगा। आप किसी भी तरफ चले जाएँ तो एक अलग दुनिया वहाँ नज़र आ रही होती है, एक अलग जहाँ नज़र आ रहा होता है। तो और देखें, हम फिश ईटिंग कंट्री हैं नहीं, लेकिन सच अगर पूछें तो इंटरनेशनल लेवल पे ना सी फूड खाने के वो लोग बड़े शौकीन, जो मैंने देखा है उनको, जो मैंने उनकी आप एक पोर्ट सिटी हो, इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, भले वो इस तरह की चीज़ें हों, कलनरी डिलाइट्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, ईटिंग आउट हो। और आप देखें कि इनको ये ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद, ये रक्शे में बैठ के बड़े खुश होते हैं। तो सर ये इस तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डेसोलेट किस्म की जगहों को कह रहे हैं कि हम वहाँ डेवलप। मैं आज तक कोई अरब नहीं देखा, पता नहीं आप जानते हो, जिसने आते ही कहा हो हाय हम मरी जाएंगे बर्फ़बारी देखने। अरब लोगों को बर्फ़ से, सर्दी से खौफ आता है, डरते भागते हैं वो लोग, कहते हैं भाई हमें वहाँ नहीं जाना। कराची को वो लोग इंजॉय करते हैं बहुत। एक ज़माने में ये एरोफ्लोट वाले आते थे, एक वजह से आपसे कह रहा हूँ, ये रशियन आते थे, ये बड़ा इंजॉय करते थे यहाँ पर कराची में। कराची के बीचेस भी आबाद कर देते थे, उनकी वजह से ये एजाज और ये शर्जील टाइप सारे बच्चे चले जाते थे बीच पर। तो मैं ये वैसे बोल रहा हूँ कि सर इस तरह की चीज़ें करें ना, क्या बुराई है। वैसे भुट्टो साहब ने तो ये भी बना दिया था कैसीनो, लोग कहते हैं गलत किया था, मुझे पता नहीं, गलत किया था। तो मुझे बताएं सर क्या करना है, किस तरह लाना है? सर देखें, आपके इतराफ़ में मिसालें मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द आप देख लें, दुबई को देख लें, कतर को देख लें, मलेशिया को देख लें, टर्की देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, ये सारे आज़रबाईजान, सर आज़रबाईजान को देख लें, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। आप जिसको नमाज़ पढ़नी है वो जाके नमाज़ पढ़ रहा होता है। आप किसी को रोक के, किसी के ऊपर पाबंदी लगा के उसको किसी चीज़ से रोक नहीं सकते। ये तरबियत होती है इंसान की, जो घर से भी होती है और उसके मदरसे से भी होती है, उसके स्कूल से भी होती है, उसके बड़ों से होती है, कि वो अपनी औलाद को किस तरह तरबियत दे रहा है। अगर हम ठीक हम समझते हैं कि जी ओपनली हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अंडरग्राउंड तो सब चीज़ें चल रही हैं।
और इस वक्त जो हम आपकी भी बात होती होगी, डिफरेंट लोगों से हमारी भी मुलाकातें होती हैं, ड्रग्स इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत बड़ा मसला है हमारे टीनेजर्स पे, स्कूल के बच्चों में, और इतना इजीली अवेलेबल है और इस तरीके से अवेलेबल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं अच्छा, है। ये बड़ा एसेंशियल टॉपिक आपने उठा दिया ज़ुबैर बावेजा साहब। हमारे यहाँ कोई मीडिया पर इस पर बात नहीं कर रहा, हर आदमी घबरा रहा है। असल में बात ये है कि लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम उस क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। सर, मैं आई वुड नेवर अलाउ कि कोई मेरे बच्चे को बुली करे। मैं तो बहुत, मुझे आपका भी पता है कि आप भी तैश में आ जाएं अगर आपके बच्चे को बुली करे। इस तरह की बुलिंग सर, के बच्ची को नीचे लिटाकर उसके ऊपर बैठकर, और ये फिजिकल होना, और मैं तो कहता हूँ इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। बुलिंग डिस्ट्रॉयज, आपको मैं बताऊं, इमोशनल इज मोर जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टू ए यूथ देन फिजिकल, बट फिजिकल इज शोज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड इन पाकिस्तान। सर, इसको रुकना चाहिए। बुलिंग को तो क्राइम होना चाहिए। बहुत सारे ममालिक में बुलिंग मना है, बच्चे को फौरन निकाल देना चाहिए स्कूल से जो बुली करता है। क्या कहते हैं आप? देखें, इसके पर कल ये जो वाकया हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसके हम मिसाल दे रहे हैं, इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा और हम एक जो एलीट क्लास है उसको हम रिलैक्सेशन देते रहेंगे, उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से गायब करते रहेंगे कि भाई इसको छुपा दिया, कर दिया, तो ये चीज़ें तो और बढ़ती रहेंगी। तो अभी ज़रूरी है कि जब ये चीज़ें सामने आएँ तो इनको एग्जाम्पल बना के जो भी करना है, लेकिन आगे से ये बुली करना और ये सब करना, जोतकोप करना, फिज़िकल होना, ये तो किसी भी तरीके से सही बात नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। सर देखें, वो शाहजेब का वाक़या था ना, तो वो मामला सही से नहीं सुलझाया गया, जो भी इशू हुआ आई डोंट नो, लेकिन यह कि उसके बाद तवातुर से इस तरह की चीज़ें होती रही। मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि देखें, ये जो मासूम बच्चे होते हैं ये मुल्क का सरमाया है और हमें इनके राइट्स के लिए काम करना है। हर कोई चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करता है, इसका पूरा चार्टर तैयार होना चाहिए। बच्चे की हिफाजत सिर्फ बड़ों से ही नहीं, बच्चों की हिफाजत दूसरे बच्चों से भी होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे एक इंसान की हिफाजत दूसरे इंसान से होती है, चाहे उसका रंग, नस्ल, जेंडर, एज कुछ भी हो। बच्चों के हकूक़ को तरजीह दी जाए। जब आप चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं, आप हैरान होंगे सर कि कसूर का वाक़या जब हुआ था तो उसमें चिल्ड्रन वर द परपेट्रेटर्स। अगर तभी ये कवानीन सही से बन जाते तो आज ये मसाइल ना होते। मुख्तसर मैं चाहूँगा एक जुमला बोलकर फिर कंक्लूड करते हैं। जी ज़ुबैर बावेजा साहब। जी, बस मैं ये चाहता हूँ कि जस्टिस सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ, बहुत जस्टिस सिस्टम को हमें बहुत सही तरह लेके चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ। एक दफ़ा जब सबको हम एक नज़र से देखेंगे, ट्रीट करेंगे, तो बहुत सारे मसले इससे हल हो जाएंगे। बड़ा अहम नुक्ता है ये, और नाजरीन मैं तो इस पर एम्फसिस करता रहा हूँ कि ड्रग्स को हमने अपने माशरे से निकालना है, किसी भी तरह निकालना है। हम खुद को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाए और इनको हिदायत दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स पीते हैं। लेट्स, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेजेस एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।